वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, साइंस के एक और लेक्चर में आपका स्वागत है। आज हम लोग केमिस्ट्री के अपने नए लेक्चर में पहुंच चुके हैं। फिजिक्स पूरी हो चुकी है और केमिस्ट्री के भी एक लेक्चर में दे चुका हूं, तो आज दूसरा लेक्चर है। चलिए आज पढ़ेंगे हम लोग विलियन और सोल्यूशन के बारे में। क्या होता है सोल्यूशन? तो देखिए सोल्यूशन क्या है, जैसे दही एक सोल्यूशन है, कई चीज़ों का मिक्सचर है ना। जैसे आप तेल है उसमें आप कई चीज़ें मिला दो तो वो भी कैसा मिक्सचर। अब मिक्सचर भी दो टाइप के होते हैं, एक होमोजीनियस होता है और एक हेट्रोजीनियस, मतलब एक समांग मिश्रण होता है और एक कैसा होता है आपका असमांग होता है। समांग मतलब होमोजीनियस मतलब जैसे पानी है, पानी में आप देखो नमक डाल दो, चीनी डाल दो, पूरा घुल गया उसी में ना, तो वो होमोजीनियस हो गया। हेट्रोजीनियस मिट्टी में चीनी डालो, देखो मिट्टी अलग दिखेगी चीनी अलग, वो हेट्रोजीनियस होता है। कहते नहीं होमोजीनियस बनिए, हर समाज में घुल जाइए ना, जैसा समाज वैसा अपना भेष होना चाहिए। चलिए तो विलियन जो होता है, क्या होता है विलियन? दो या दो से अधिक पदार्थों का एक समांग मिश्रण। विलियन क्या होता है? दो या दो से अधिक पदार्थों का एक मिश्रण होता है जिसमें किसी निश्चित ताप पर विलेय और विलायक की आपेक्षिक मात्राएं एक निश्चित सीमा तक निरंतर परिवर्तित हो सकती हैं। विलेय मतलब और विलायक, भैया विलेय और विलायक क्या होता है? मतलब सल्यूट और सॉल्वेंट। जैसे पानी है, ठीक है, अब सल्यूट क्या है, सॉल्वेंट क्या है? सॉल्वेंट जो उसमें घुल जाता है, जैसे नमक है पानी में घुल जाएगा वो सॉल्वेंट हो गया। सल्यूट जो घुमा रहा है उसमें, है ना। तो विलायक क्या होता है और विलेय क्या होता है, ध्यान रखिए। विलेय जो घुल जाएगा, विलायक जो वो लिक्विड होगा, ठीक है। उदाहरण के लिए जल में थोड़ी चीनी डालकर उसे हिलाने पर चीनी जल में अदृश्य हो जाती है, मतलब घुल गई पूरी तरह से। तो जो विलीन हुआ है, डिज़ोल्व हो जाती है चीनी है, जैसे जल का एक पारदर्शक समांगी मिश्रण है, मतलब होमोजीनियस मिक्सचर है, तो वो विलियन बन गया। मतलब चीनी और पानी मिलके क्या बन गया? विलियन बन गया, सॉल्वेंट बन गया पूरी तरह से। इसी प्रकार जल में सोडियम क्लोराइड है, जैसे नमक है, एल्कोहल डाल दो, अमोनिया के समांग मिश्रण, ये सब होमोजीनियस मिक्सचर है, ठीक है। विलियन के प्रत्येक भाग के गुण समान होते हैं। प्रत्येक भाग विलियन के घटकों यानी कॉम्पोनेंट के रासायनिक गुण प्रदर्शित करता है, ठीक है। विलियन बनने की साधारणता उसके घटकों की रासायनिक प्रकृति होती है। विलियन स्थायी एवं पारदर्शक होते हैं। कैसे होते हैं? स्थायी एवं पारदर्शक होता है। विलियन में विलेय के कारण, विलियन में विलेय के जो कण होते हैं विलायक में इस प्रकार घुल मिल जाते हैं कि एक दूसरे में विभेद करना संभव नहीं हो पाता है। तो जो विलयन है, जैसे आपका चीनी का मिश्रण है ना, उसमें विलेय के जो कण है, जैसे चीनी है, उसके जो कण इतनी तरह से घुल गए अब आपको दिखेंगे ही नहीं वो। विलयन में उपस्थित विलेय के कण छन्ना पत्र के आर पार जा सकते हैं ना। मतलब आप देखो ना, अगर वो घुल गए, चीनी वाला पानी आप चाहे छन्नी से डालो वो फिर भी पार हो जाएगा, चीनी उसमें अलग नहीं हो पाएगी, ठीक है, अगर वो घुल जाएगी। विलयन और विलायक प्रति इकाई आयतन या प्रति इकाई द्रव्यमान में उपस्थित विलय की मात्रा को रसायन में विलयन की सांद्रता के रूप में जाना जाता है। तो इसमें आपसे ये नहीं पूछेगा विलयन और विलायक क्या है, ये तो एक बेसिक चीज़ है जो आपको पता होनी चाहिए। अब आता है विलायक और विलय, सॉल्वेंट और सॉल्यूट, ठीक है। तो विलय क्या है? सॉल्यूट होता है। विलायक क्या होता है? सॉल्वेंट होता है। जैसे मान लीजिए चीनी प्लस शुगर, ये एक सॉल्वेंट है। विलयन के जिस घटक की मूल भौतिक अवस्था विलयन जैसी होती है, विलयन के जिस घटक की मूल भौतिक अवस्था विलयन जैसी होती है उसे विलायक कहते हैं, मतलब सॉल्वेंट कह देते हैं। दूसरे घटक को अर्थात जो विलीन हुआ है, डिजॉल्व हुआ है, उस पदार्थ को विलेय कहते हैं। जैसे चीनी और पानी, चीनी क्या है? विलेय है यानी सॉल्यूट है, और पूरा जो चीनी और जल है वो पूरा आपका क्या हो जाएगा? विलायक हो जाएगा, सॉल्वेंट हो गया, सिंपल सी बात, ठीक है। जैसे चीनी के जली विलयन में जल जो है वो विलायक और चीनी विलेय हो गई, सिंपल सी बात। नमक डाल दो पानी में तो पानी, चीनी जो नमक हो गया वो विलेय हो गया और पानी आपका विलायक हो गया, सिंपल। विलयन की भौतिक अवस्था जो होती है वो ठोस, द्रव या गैस हो सकती है, ठीक है। जैसे जल में नमक, एल्कोहल या कार्बन डाइऑक्साइड का विलयन द्रव विलयन है। वायु एक गैसीय विलयन है। वायु कैसा? गैसीय विलयन है। और कई मिश्र धातुएं ठोस विलयन है। कैसी है? ठोस विलयन है। जैसे पीतल है, देखिए ब्रास है ना, कॉपर और जिंक से मिलकर बनता है कॉपर, ये भी सब क्या विलयन हो जाता है, ठीक है। मतलब ऐसा नहीं कि सॉल्यूट और सॉल्वेंट या विलयन जो है वो सिर्फ लिक्विड में ही होता है, सब में होता है। गैसेस भी देखो ना, सब टाइप की मिक्सचर ही तो है। अब हमारे एयर जो होता है, कितनी गैसेज, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, आर्गन, सबसे मिलकर बनती है, ठीक है। ठोस, द्रव और गैस विलयनों में द्रव विलयन प्रमुख होता है सबसे, हाँ प्रमुख लिक्विड द्रव होता है, ठीक है। जैसे कोल्ड ड्रिंक आप पीते हो, ठीक है। विलायकों के उपयोग क्या होते हैं? जैसे औषधि उद्योग में, अनेक औषधियों के निर्माण में, निर्जल धुलाई में, इत्र निर्माण में, रंग रोगन के घोलने में, ठीक है, इन सब में इस्तेमाल होता है इसके। अब एक आता है सैचुरेटेड विलयन यानी संतृप्त विलयन। कैसा विलयन? संतृप्त। तो किसी निश्चित ताप पर बना एक ऐसा विलयन जिसमें विलेय पदार्थ की अधिकतम मात्रा घुली हुई हो, संतृप्त विलयन कहलाता है। कैसा कहलाता है? संतृप्त, सैचुरेटेड विलयन। इसका मतलब क्या हुआ? जैसे पानी में चीनी है, वो अच्छी खासी मात्रा में घुली, सैचुरेटेड हो गई, वो क्या होगी? सैचुरेटेड, इतनी ज़्यादा अच्छी मात्रा में घुल गई, वो सैचुरेटेड सोल्यूशन है। मतलब बिल्कुल भी पार्टिकल उसके आ नहीं रहे आपके मुंह में,
ठीक है। और जैसे अगर ज़्यादा ना घुले, पानी 1 गिलास है और चीनी 1 किलो उसमें डाल दो तो वो घुल ही नहीं पाएगी, आपके दांतों में कट कट करेगी, तो अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड मतलब पूरी तरह से घुल जाए जो विलियन। किसी ताप पर जल की एक निश्चित मात्रा में थोड़ी चीनी डालकर उसे हिलाने पर चीनी जल में विलीन हो जाती, तो वो सैचुरेटेड हो जाती है। थोड़ी थोड़ी मात्रा में चीनी को जल में डालकर विलियन को हिलाते रहने पर चीनी धीरे धीरे जल में घुलती रहती, मतलब कहने का यही चीज़ है, ठीक है। उसी को सैचुरेटेड सोल्यूशन कहते हैं। असंतृप्त होता है जो नहीं घुल पाती है। किसी निश्चित ताप पर बना ऐसा विलेन जिसमें विलेय पदार्थ की और अधिक मात्रा उस ताप पर घुलाई जा सकती है, असंतृप्त विलेन कहते हैं। मतलब इसमें यही होता है, असंतृप्त का मतलब ये होता है एक निश्चित ताप पर होता है, और संतृप्त भी निश्चित ताप पर होता है, मतलब एक ताप की ज़रूरत होती है, ठीक है। किसी निश्चित ताप पर बना ऐसा विलेन जिसमें विलेय पदार्थ की और अधिक मात्रा उस ताप पर घुलाई जा सकती है, मतलब और अगर आप डाल दोगे तब भी वो घुल जाएगी, है ना। उसको अनसैचुरेटेड कहते हैं। क्या कहते हैं? अनसैचुरेटेड। तो अब अगर मैं इसको समराइज़ कर दूँ तो बस एक चीज़ समझ लो, जैसे संतृप्त मतलब सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड में फ़र्क क्या है। सैचुरेटेड में क्या है कि अब वो उसमें अब और कुछ आप नहीं घोल सकते, और जो इतना घुल गया वो मैक्सिमम अमाउंट है, अब उसमें और कुछ नहीं घुल सकता, ठीक है। और अनसैचुरेटेड में क्या है, आप और भी चीज़ें घोल सकते हो, अभी वो और घुल जाएगा। असंतृप्त है क्योंकि संतृप्ति अभी उसको नहीं हो। असंतृप्त मतलब अभी उसमें और भी चीज़ें घुल जाएंगी, और वही जो संतृप्त होगा उसमें अब और कुछ नहीं घुल सकता, ठीक है। चलिए, सुपर सैचुरेटेड भैया क्या हो गया? सुपर सैचुरेटेड तो नाम ही से पता चल रहा है, यानी इसमें तो अब कुछ और ही नहीं घुल सकता, इतना ज़्यादा सैचुरेट हो चुका है अब कुछ भी नहीं घुल सकता, बिल्कुल स्पेस नहीं है। तो ऐसा संतृप्त विलयन जिसमें विलय की मात्रा उस विलयन को संतृप्त करने के लिए आवश्यक विलय की मात्रा से अधिक घुली हुई है, मतलब अब उसमें कुछ घुल ही नहीं सकता। मान लीजिए 1 लीटर पानी है, उसमें 10 mg नमक घुलना था, अब 20 mg घुल चुका है, इतना ज़्यादा वो सैचुरेटेड है कि अब वो और नहीं घोल सकता उसको, ठीक है। तो उसको अति संतृप्त विलयन कहते हैं। जैसे जल में सोडियम एसीटेट डाल दो। उदासीन विलयन न्यूट्रल सोल्यूशन क्या होता है? न्यूट्रल है, जिसमें कुछ नहीं है। ऐसा विलयन जिसमें हाइड्रोजन आयन हो, यानी H+ और हाइड्रोक्साइड आयन हो, OH- का सांद्रण समान होता है, उसे उदासीन विलयन कहते हैं। क्या कहते हैं? उदासीन। न्यूट्रल सोल्यूशन जैसे आपको पेट में होता है ना, जैसे आप देखो आपके पेट में गैस्ट्रिक जूस है, HCl है, जब आप इनो खाते हो तो वो बेस होता है। इनो क्या होता है? बेस होता है। तो एसिड प्लस बेस को ही ले लेता हूँ मैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो सॉल्ट बनाता है प्लस वाटर बनाता है, इसको न्यूट्रल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? न्यूट्रल। अम्लीय विलयन एसिडिक सोल्यूशन, बहुत ज़्यादा एसिडिक खा लो आप, फ्राइड राइड, तो पेट में क्या होता है, ज़्यादा H+ आयन प्रोड्यूस हो जाते हैं, है ना, और हाइड्रोक्साइड आयन जो होते हैं वो कम हो जाते हैं। ऐसा विलयन जिसमें H+ आयनों का सांद्रण हाइड्रोक्साइड से अधिक होता है, मतलब H+ आयन जो है वो ज़्यादा होंगे OH- से, एसिडिटी बनेगी तब आपके, ठीक है। और जब आपका OH- आयन ज़्यादा होगा H+ से तो आपके क्षारीय होगा, एल्कलाइन सोल्यूशन हो जाएगा, ठीक है। सिंपल सी चीज़ है। चलो, तत्वों का वर्गीकरण, अब आवर्ती वर्गीकरण ये देख लेते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ पीरियोडिक एलिमेंट्स। किसी मौलिक गुण को आधार बनाकर की गई तत्वों की ऐसी व्यवस्था जिसमें निश्चित अंतराल के बाद समान गुण वाले तत्व पुनः अवस्थित हो जाते हैं, उसे आवर्ती वर्गीकरण कहते हैं। इसको ऐसे समझिए, जैसे आप कभी गए होगे किराने की दुकान या मेडिकल स्टोर की दुकान, तो आप देखोगे अलमारियाँ जो बनी है, यहाँ A है, A नाम की मेडिसिन हो गई, यहाँ B है, B नाम की मेडिसिन हो गई, C है, C नाम की मेडिसिन हो गई। किराना शॉप चले जाओ तो ये बना, यहाँ पूरा शैम्पू हो गया, ये पूरा खाने पीने की चीज़ हो गई। तो ऐसे ही पीरियोडिक क्लासिफिकेशन भी करा गया। जो एलिमेंट सेम है, सेम प्रॉपर्टी है, उनको एक ग्रुप में डाल दिया गया है। जो एलिमेंट सेम है उनके लिए अलग अलग ग्रुप बना दिए हैं, ठीक है। मतलब हर एलिमेंट के लिए जो सेम प्रॉपर्टी रखते हैं उनके लिए ग्रुप और पीरियड बना दिया गया, उसी को आवर्त वर्गीकरण कह देते हैं, ठीक है। अब इससे रिलेटेड जो एग्जाम में आता है वो देखते हैं। तत्वों और यौगिकों को सरल और क्रमबद्ध अध्ययन करने के लिए ये सब बनाए गए हैं। डॉबरनाइनर ने समान रासायनिक गुणों वाले तत्वों को 3-3 समूहों में वर्गित किया, जिन्हें त्रिक कहते हैं। तो आप याद रखिएगा, त्रिक समूह किसने दिया था? डॉबरनाइनर ट्रेड, ठीक है। तो डॉबरनाइनर ने दिया था। 3 ग्रुप वाले समूह जो सेम थे उनको एक साथ रख दिया था इसने। न्यूलैंड ने अष्टक नियम दिया है, जिसमें उन तत्वों को उनके बढ़ते हुए परमाणु भारों के क्रम में रखते हैं, जिसमें प्रत्येक 8वां तत्व प्रथम तत्व से समानता देता है, ठीक है। तो न्यूलैंड का ये ऑक्टेव लॉ है, तो न्यूलैंड ने दिया था ये। 1869 में जर्मन वैज्ञानिक लोथर मेयर ने तत्वों को भौतिक गुणों विशेषकर उनके परमाणु आयतनों के आधार पर वर्गीकृत किया है, जिसमें समान गुण वाले तत्व समान स्थिति ग्रहण करते हैं, ठीक है। आधुनिक आवर्त सारणी के विकास में योगदान का श्रेय जो है वो दमित्री मेंडलीव को दिया जाता है। किसको? दमित्री मेंडलीव। हालांकि आवर्ती संबंधों के अध्ययन का आरंभ डॉबरनाइनर ने किया था। किसने किया था? डॉबरनाइनर ने। किंतु मेंडलीव ने आवर्त नियम को पहली बार प्रकाशित किया था। तत्वों के गुणधर्म उनके परमाणु भारों के आवर्ती फलन होते हैं, ठीक है। इसमें अभी कुछ आपको इतना खास नहीं है। धातु उपधातु ये सब देखते हैं जो आपके एग्जाम में आ सकती हैं। धातुओं के गलनांक एवं क्वथनांक उच्च होते हैं, तो जो मेटल होता है उसके जो मेल्टिंग पॉइंट होता है और क्वथनांक जो होता है वो उच्च होता है। ये ताप तथा विद्युत के सुचालक होते हैं धातु, और ये आघात वर्ध से पीटने पर पतली चादर में ढल जा सकते हैं। मतलब नहीं, मेटल जो होते हैं
मेलिएबल होते हैं, उसको आप पीट के पतला कर सकते हो। जैसे गोल्ड मोस्ट मेलिएबल मेटल है, मतलब उसको बहुत ज़्यादा से ज़्यादा पतला भी करोगे तब भी हो जाएगा। तथा अन्य जो होते हैं जिसके तार खींचे जा सकते हैं, है ना, इसको तार में डक्टाइल भी होता है, मेटल को तारों में भी परिवर्तित कर सकते हो आप। दूसरी धातुएं आवर्त सारणी के दाईं ओर स्थित होती हैं। दीर्घ आवर्त सारणी में किसी वर्ग में तत्वों के धात्विक गुणों में ऊपर से नीचे की ओर जाने में वृद्धि होती है। जो आवर्त सारणी है, जैसे आपने पीरियोडिक टेबल देखा है, ऊपर से नीचे चलोगे तो जो धात्विक गुण है वो कैसे होते हैं, धात्विक गुण बढ़ते हैं। कैसे होते हैं, बढ़ते हैं। और बाईं से दाईं ओर जाने पर धात्विक गुण कम होते हैं। बस ये याद रखो, बाईं से दाईं ओर मतलब ऐसे चलोगे हॉरिजॉन्टल तो कम होंगे, और अगर ऊपर से नीचे चलोगे तो धात्विक गुण बढ़ेंगे। ठीक है। अधातुएं कक्ष ताप पर ठोस एवं गैस होती हैं। कक्ष ताप पर कैसी होती हैं, ठोस और गैस। इनके गलनांक और क्वथनांक कम होते हैं, जैसे बोरॉन है, कार्बन है। ये ताप तथा विद्युत के अल्पचालक हैं। बहुत से अधात्विक ठोस भंगुर होते हैं, ये ही आघात और तन्य नहीं होते हैं। तत्वों के धात्विक से अधात्विक गुणों में परिवर्तन असंलग्न हो नहीं होता है। ठीक है, ये तो ठीक है। अब जैसे जर्मोनियम, सिलिकॉन, आर्सेनिक, एंटीमनी तथा टूलेरियम तत्व धातु एवं अधातु दोनों के अभिलक्षण दर्शाते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट जो अभी तक आपको याद करना है वो ये करना है, जर्मेनियम है, सिलिकॉन है, आर्सेनिक है, एंटीमनी है, टूलेरियम है, ये जो है ये धातु और अधातु दोनों के ही अभिलक्षण दिखाते हैं आपको। ठीक है, तो इसीलिए इनको मेटलॉइड बोलते हैं। एग्जाम में पूछ सकते हैं कि भैया कोई दो मेटलॉइड बताओ। मेटलॉइड क्या होती है, उपधातु जिसमें मेटल प्लस नॉन मेटल दोनों गुण होते हैं। जर्मेनियम, सिलिकॉन, आर्सेनिक, एंटीमनी, टूलेरियम, ये सब। आयनाइजेशन एनर्जी देख लेते हैं। आयनाइजेशन एनर्जी या आयनन ऊर्जा क्या होती है। किसी विलगित गैसीय परमाणु के बाह्य कोश से एक इलेक्ट्रॉन को पृथक करने के लिए आवश्यक जो ऊर्जा चाहिए होती है उसे उसकी परमाणु आयनन ऊर्जा कहते हैं। मतलब गैसीय परमाणु के जो बाहरी कोश में इलेक्ट्रॉन्स है उसको एक इलेक्ट्रॉन को अलग करने के लिए जितनी ऊर्जा चाहिए उसको क्या कहते हैं, आयनन ऊर्जा या आयनाइजेशन एनर्जी। ठीक है, याद रहेगा, गैसीय परमाणु के बाह्य कोश से मतलब किसी भी गैस का जो परमाणु है या गैसीय एलिमेंट है उसके आउटर मोस्ट लेयर से एक इलेक्ट्रॉन को अलग करने के लिए जो ऊर्जा चाहिए उसे कहते हैं। अब इलेक्ट्रॉन एफिनिटी या इलेक्ट्रॉन बंधुता क्या होती है। किसी उदासीन विलगित गैसीय परमाणु में एक इलेक्ट्रॉन जोड़ने पर मुक्त हुई ऊर्जा, उसमें क्या था, इलेक्ट्रॉन हटने पर जो आवश्यक ऊर्जा चाहिए इलेक्ट्रॉन हटाने पर। और इलेक्ट्रॉन बंधुता में बंधु मतलब जोड़ना, तो एक इलेक्ट्रॉन जोड़ने पर जो ऊर्जा मुक्त होती है उसे परमाणु की इलेक्ट्रॉन बंधुता कहते हैं। सिंपल सी बात। ठीक है। अब आवर्त सारणी में जब बाएं से दाएं ओर जाओगे तो इलेक्ट्रॉन बंधुता बढ़ती है। जब बाएं से ऐसे दाएं की तरफ चलोगे ना तो इलेक्ट्रॉन बंधुता जो होगी वो बढ़ेगी, और ऊपर से नीचे जाने पे कम होगी। ऊपर से नीचे जाने पे कम हो जाती है पीरियोडिक टेबल में। ठीक है, ऊपर से नीचे कम होगी, दाएं से बाएं बढ़ेगी। अपवाद क्या है, तृतीय आवर्त के तत्वों की इलेक्ट्रॉन बंधुता द्वितीय आवर्त के तत्वों की इलेक्ट्रॉन बंधुता से अधिक होती है। ठीक है, बस ये सब आपको याद रखना जो एग्जाम में पूछता है, इसीलिए इसको कंपाइल करा गया है। ठीक है, जो तीसरा आवर्त होता है उसकी इलेक्ट्रॉन बंधुता ज़्यादा होती है द्वितीय आवर्त से। ठीक है, क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन बंधुता सबसे ज़्यादा है। ये जो हैलोजन ग्रुप होता है ना, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इनमें से सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो होती है क्लोरीन की होती है। ये अगर आएगा एग्जाम में तो ये पॉइंट इन्हीं में से आते हैं। ठीक है, तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट। फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन में से किसकी इलेक्ट्रॉन बंधुता ज़्यादा है, तो क्लोरीन की ज़्यादा होती है। ठीक, द्वितीय आवर्त की ज़्यादा है, तृतीय आवर्त की होती है। बाएं से दाएं चलने पे इलेक्ट्रॉन बंधुता जो होती है वो क्या होती है, बढ़ती है, और ऊपर से नीचे जाने पे कम हो जाती है। ठीक है, अब महत्वपूर्ण तत्व कुछ देख लेते हैं। हीरा रासायनिक रूप से कार्बन का शुद्धतम रूप होता है, मतलब प्योर फॉर्म ऑफ कार्बन होता है। हीरे को जला दो पूरा गायब हो जाएगा, गैस कोल बन जाएगा, मतलब एकदम काला हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, क्योंकि प्योर फॉर्म ऑफ कार्बन होता है वो क्रिस्टली। भाई हीरा और कोयले में क्या फ़र्क है, देखो ये एक अधिकारी और एक छपरी में क्या फ़र्क है, यही है। हीरा जो होता है वो लाखों साल तपता है प्रेशर में, इतना कोल के ऊपर, उसके ऊपर दबाव रहता है, धीरे 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 वो कोल बन जाता है। लाखों करोड़ों साल बाद इतना प्रेशर होता है, जब उस पर जब प्रेशर पड़ता है, कोल प्रेशर झेल नहीं पाता है और ओवरकम कर जाता है तो वो काला कोयला ही रहता है। तो हीरा बनना है तो मेहनत करनी पड़ेगी, दुनिया के ताने, समाज के ताने, गालियाँ, ये सब सुन सुन के अपने आप पे लगातार काम करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, और एक दिन सब बदल जाएगा, आप बन जाओगे भाई। ठीक है, तो वो ज़रूरी है। चलिए खैर, अतः ये एक मूल तत्व है। रेत मुख्यतः सिलिकॉन और ऑक्सीजन, संगमरमर कैल्शियम, कार्बन तथा ऑक्सीजन, और शक्कर मुख्यतः कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन का मिश्रण होती है। ठीक है, क्या क्या, रेत किसका मिश्रण है, सिलिकॉन ऑक्सीजन का। संगमरमर किसका है, कैल्शियम कार्बन का। ऑक्सीजन और शक्कर मुख्यतः कार्बन, हाइड्रोजन। ठीक है, ये सब। ब्रह्मांड में सबसे प्रचुर तत्व हाइड्रोजन है, जो सभी पदार्थों का लगभग है। ठीक है, हीलियम बाकी 85% होता है। यह स्पष्ट है कि हाइड्रोजन ब्रह्मांड में सबसे आम और प्रचुर मात्रा में तत्व पाया जाता है, और पृथ्वी की भूपरिपट्टी में वजन के हिसाब से ऑक्सीजन जो है वो इतनी है। ठीक है, तो कुछ इंपॉर्टेंट थे ये जो आप एग्जाम में आते हैं। अब चलो मेटल नॉन मेटल यानी धातुएं देख लेते हैं। धातुएं क्या होती हैं, देखिए जो भी मेटल्स होती हैं जैसे लोहा, स्टील, ये सब मेटल हो जाता है।
ऐसे तत्व जो इलेक्ट्रॉन को त्याग कर धनायन प्रदान करते हैं। तो मेटल जो होते हैं वो धनायन बनाते हैं, क्या बनाते हैं, धनायन बनाते हैं। और अधातु जो होते हैं वो नेगेटिव बनाते हैं। जैसे सोडियम, ये मेटल है, प्लस होगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन दे सकता है। आधुनिक आवर्त सारणी में सभी धातु तत्व बाईं ओर तथा मध्य में स्थित हैं। जो जितने भी एलिमेंट्स हैं ना, मेटल हैं, धातु हैं, वो बाईं ओर हैं या मध्य में स्थित है, बाईं या मध्य में, ठीक है। आवर्त सारणी में जो तत्व बिल्कुल बाईं ओर है उनमें धातु के गुण सबसे अधिक पाए जाते हैं। जो तत्व कैसे हैं, बाईं ओर, जैसे हेली ना की रूबी से फ्रेंडशिप, आपने पढ़ा होगा ना साइन में, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रेंशियम, ये सब है ना। तो आवर्त सारणी खैर आपको नहीं याद रखनी, आपको स्कूल तो जाना नहीं है, आपको बस जो जो एग्जाम्पल है वो याद रखने हैं। धातु कठोर, चमकदार, आघातवर्ध, ये सब होती है। ये विद्युत या ऊष्मा का चालन ठोस तथा गलित दोनों अवस्थाओं में कर सकती है। बेसिक चीज़ें पता हूँ आपको। धातु है उनके यौगिक खनिज, ये पूछ सकता है, हाँ मिनरल्स पूछता है आपसे, कौन सी धातु की कौन सी ओर है। अर्धक्रस्ट यानी भूपरपट्टी तत्वों का मुख्य उद्गम है। इसमें धातुओं में ऑक्सीजन और धातुओं में एल्यूमिनियम सर्वाधिक पाया जाता है। क्या पाया जाता है, ऑक्सीजन और एल्यूमिनियम। प्रकृति में धातुएं दो प्रकार में मिलती हैं, एक मुक्त अवस्था में मिलती है, दूसरी संयुक्त अवस्था में मिलती है। मुक्त अवस्था अर्थात सरल पदार्थों के रूप में जो मिलती है, जैसे नेटिव एलिमेंट्स में। संयुक्त अवस्था जैसे कंबाइन स्टेट में मिलती है, कोई पत्थर मिला उसमें कंबाइन है, उससे निकालनी पड़ेगी, ठीक है। प्रकृति में किसी धातु की प्राप्ति उसकी रासायनिक प्रकृति पर निर्भर करती है। जो धातु बहुत कम सक्रिय होते हैं, जैसे गोल्ड है, कम रिएक्ट करते हैं, प्लैटिनम है, वे मुक्त अवस्था ही में मिलते हैं। जो कम रिएक्ट करते हैं ना, वो आपको मुक्त अवस्था में मिलेंगे, जैसे गोल्ड है, प्लैटिनम है, ये सब। हीरा है। अधिकांश धातु सक्रिय होने के कारण असंयुक्त अवस्था में पाए जाते हैं। जो सक्रिय होते हैं वो कैसे पाए जाते हैं, असंयुक्त अवस्था में, जैसे कॉपर है, सिल्वर है, आयरन है। मुक्त और संयुक्त दोनों रूप में मिलती हैं। कॉपर, सिल्वर, आयरन ये मुक्त में भी मिलेगी, संयुक्त में भी मिलेगी, पर गोल्ड, प्लैटिनम ये सब आपको मुक्त अवस्था ही में मिलेगी, ठीक है। मिनरल्स धातु और उनके यौगिक पृथ्वी में जिस रूप में मिलते हैं उसे खनिज कहते हैं। भैया खनिज क्या है, जो भी धातु हैं, यौगिक हैं, पृथ्वी में जिस रूप में मिलते हैं वो खनिज हो जाते हैं, मिनरल्स हो गए। मिनरल्स की ओर्स होती हैं, फिर बाद में उसको प्रोसेस करते हैं। उन खनिजों को जिनसे धातु निकालना आर्थिक दृष्टि से लाभदायक होता है। अब जैसे मान लीजिए गोल्ड मिला, ठीक है, अब उसकी ओर है, अब उस ओर से गोल्ड निकालेंगे तो उसे ओर बोलते हैं, अयस्क, ठीक है। जिन खनिज से धातु निकालना होता है, आर्थिक दृष्टि से लाभदायक होता है, उससे अयस्क कहते हैं। धातु जो होती है प्रायः ऑक्साइड, सल्फाइड, कार्बोनेट, हैलाइड और सल्फेट के रूप में पाई जाती है। धातु कैसे पाई जाती है, ऑक्साइड, सल्फाइड, कार्बोनेट, हैलाइड और सल्फेट के रूप में, ठीक है। अब अधातुओं की बात करते हैं हम। अधातुएं क्या हैं, जो तत्व धातुओं की भांति व्यवहार नहीं करती हैं, जो तत्व धातुओं की भांति व्यवहार नहीं करती अधातु कहलाती हैं। आवर्त सारणी में सभी अधातु तत्व को दाईं ओर रखा गया है। सभी अधातुओं को कहाँ रखा गया है, दाईं ओर रखा गया है। ब्रोमीन द्रव अवस्था में पाया जाने वाला अधातु है। ब्रोमीन क्या है, अधातु है जो कि लिक्विड में पाया जाता है। पूछ सकता है आपसे कौन सा ऐसा धातु है जो द्रव अवस्था में पाया जाता है, तो ब्रोमीन। बाकी हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन इत्यादि कुछ गैसीय धातुओं के उदाहरण हैं। कार्बन, सल्फर, फास्फोरस, आयोडीन इत्यादि कुछ ठोस अधातुओं के उदाहरण हैं, ठीक है। ये सब ठोस अधातु हैं। ठोस मेटल पूछ लिया आपसे तो कार्बन, सल्फर, फास्फोरस ये सब पूछेगा एग्जाम में, ये सब पूछता है, ठीक है। यद्यपि अधातुओं की संख्या अत्यंत ही कम है, लेकिन मानव के दैनिक जीवन में उसका उपयोग ज़्यादा है, ये थोड़ी पूछेगा। अधातु भंगुर, चमकहीन, अध्वनिक होते हैं। अब देखो ना, मेटल जो होता है उसमें साउंड थोड़ी होता है। मेटल है, ये मैं बजा रहा हूँ, मेटल बज रहा, पर गैस में कहाँ बजेगा, ठीक है। ये विद्युत तथा उष्मा के कुछ अलग होते हैं भाई। अब प्लास्टिक है, उसमें करंट थोड़ी लगता, लोहे में करंट लग जाएगा आपको, ठीक है। पारा जो होता है, मरकरी, एकमात्र धातु, और ब्रोमीन एकमात्र धातु है जो द्रवित अवस्था में पाया जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मरकरी जो होता है वो लिक्विड में है पर है मेटल। ब्रोमीन जो है लिक्विड में है पर है नॉन मेटल यानी अधातु। कुछ अधात्विक गैस अक्रियाशील होती हैं, इन्हें अक्रिय गैस कहते हैं। जो अक्रियाशील होती हैं उसे क्या कहते हैं, अक्रिय गैस। जैसे हीलियम है, नियॉन है, एर्गन है, क्रिप्टन है, जेनॉन है, रेडॉन है, ठीक है। कौन कौन, हीलियम, नियॉन, एर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन, रेडॉन, ये सब अक्रिय गैसें हैं। रेडॉन अक्रिय परंतु रेडियो सक्रिय है। अक्रिय है पर रेडियो सक्रिय है, मतलब रेडियो एक्टिव गैस होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं, हाइड्रोजन के बारे में पढ़ते हैं। हाइड्रोजन आवर्त सारणी का प्रथम तत्व होता है। ये अभी तक ज्ञात तत्वों में सबसे हल्का है। हाइड्रोजन सबसे लाइटेस्ट है, ठीक है। सन 1766 में कैवेंडिश ने इस गैस को लोहे पर तनु सल्फ्यूरिक अम्ल की क्रिया से बनाया था, ठीक है। अब आपसे पूछ सकता है हाइड्रोजन किसने बनाया था, तो हेनरी कैवेंडिश, ठीक है। सन 1783 में लेवेशियो ने इसे हाइड्रोजन नाम दिया था। हाइड्रोजन नाम किसने दिया था, लोवेशियो ने, या अभी याद रखना, लोवेशियो ने हाइड्रोजन नाम दिया था। अब इसका परमाणु क्रमांक पूछता है, 1 है, और इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s1 है। क्या है, 1s1। हाइड्रोजन जो होती है ये क्षार धातुओं और हैलोजन दोनों का समान गुण प्रदर्शित करती है। हाइड्रोजन क्षार धातुएं और हैलोजनों
दोनों का गुण प्रदर्शन करती है। हैलोजन जैसे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सब हैलोजन कहलाते हैं। हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक ज्ञात हैं, नहीं जो इससे पहले करते, प्रोटियम, ड्यूट्रियम, ट्रीटियम, ये सब, ठीक है। उसको प्रोटियम कहते हैं, जैसे 1H1, ड्यूट्रियम 1H2, ट्रीटियम 1H3। प्रोटियम और ड्यूट्रियम हाइड्रोजन के स्थायी समस्थानिक है। क्या है? हाइड्रोजन के स्थायी समस्थानिक। पर ट्रीटियम जो है आपका, ट्राइटियम, ये रेडियो एक्टिव है, ठीक है। आपसे पूछ सकता है हाइड्रोजन का कौन सा समस्थानिक ट्राइटियम है, तो आप बताओगे, मतलब हाइड्रोजन का कौन सा समस्थानिक रेडियो एक्टिव है, तो ट्रीटियम 1H3, ठीक है। प्रकृति में ट्रीटियम अति अल्प मात्रा में पाया जाता है। इसे कृत्रिम विधियों द्वारा न्यूक्लियर रिएक्टर में बनाया जाता है। जितना भी ट्रीटियम है इसको किस में बनाते हैं? न्यूक्लियर रिएक्टर में, नेचुरली नहीं पाया जाता है। हाइड्रोजन ब्रह्मांड में सबसे अधिक पाया जाने वाला तत्व है और पृथ्वी की सतह का लगभग 0.9% भार के अनुसार हाइड्रोजन है, ठीक है। सबसे ज़्यादा हाइड्रोजन पाया जाता है ब्रह्मांड में। हाइड्रोजन सूर्य और चमकने वाले तारों में अत्यधिक मात्रा में होता है। सूर्य पूरा हाइड्रोजन, हीलियम ही तो है। हाइड्रोजन आवास सारणी का प्रथम तत्व है, देख लिए। एक तरफा इसका भ्रामकत्व इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में हैलोजनों की, ये ठीक है। अब भौतिक गुण हाइड्रोजन की क्या है? हाइड्रोजन रंगहीन, स्वादहीन, गंधहीन होता है, ठीक है। जल में बहुत कम विलेय होता है क्योंकि इसके अणु जो होते हैं अध्रुवीय होते हैं। सबसे हल्की है, वायु की तुलना में घनत्व और कम है, हल्की याद रखो। गलनांक जो है इसका 13.96 केल्विन, क्वथनांक 20.4 के। यह जलती है किंतु जलने में सहायक नहीं है, ये याद रखना आपको। जलती है हाइड्रोजन, ज्वलनशील है, जलाने में सहायक नहीं है। इसमें निम्न ताप तथा उच्च दाब पर द्रवित किया जाता है। इसे निम्न ताप और उच्च दाब पर द्रव में कन्वर्ट किया जाता है, ठीक है। अब ड्यूट्रियम के गुण, ड्यूट्रियम रंगहीन, गंधहीन, स्वादहीन होता है और जल में अविलेय गैस होती है। ड्यूट्रियम के अणु द्विपरमाणु होते हैं। कैसे होते हैं? द्विपरमाणु होते हैं। चलिए अब जल देखते हैं। सभी सजीवों का वृहद भाग जल द्वारा निर्मित है। मानव शरीर में हमें पता है 65% जल होता है। कुछ पौधों में लगभग 95% तक जल होता है और संपूर्ण जल का 97% भाग जो है महासागरों में तथा शेष शुद्ध रूप में अवस्थित है, ठीक है। जल हाइड्रोजन का उदासीन ऑक्साइड है। शुद्ध जल स्वच्छ रंगीन कैसा होता है, ये सब थोड़ी पूछता है। हिमांक पता ही है आपको, क्वथनांक भी पता है उसका, मतलब फ्रीजिंग और बॉइलिंग पॉइंट। भारी जल क्या होता है? D2O, ये पूछ सकता है। ड्यूट्रियम के ऑक्साइड को भारी जल कहते हैं। जो ड्यूट्रियम का ऑक्साइड होता है उसे भारी जल कहा जाता है। और भारी जल की खोज 1932 में यूरे और वॉशबर्न ने की थी। यूरे और वॉशबर्न ने की थी। भारी जल एक रंगहीन, गंधहीन, स्वादहीन द्रव है। ये नाभिकीय रिएक्टर में तेजी से चलने वाले न्यूट्रॉनों की गति को कम कर देता है। बहुत तेजी जो न्यूट्रॉन चलते हैं ना, भारी जल जालो अपने आप कम हो जाता है, इसलिए ये मंदक का कार्य करता है, ठीक है। मंदक का मंद कर देता है, उसकी स्पीड को कम कर देता है न्यूट्रॉन की। इसका उपयोग विनिमय अभिक्रिया में अभिक्रिया तंत्र के अध्ययन हेतु किया जाता है। विनिमय अभिक्रिया में अभिक्रिया तंत्र के अध्ययन हेतु। भारी जल की श्यानता सामान्य जल से उच्च होती है। भारी जल की जो श्यानता होती है सामान्य जल से ऊंची होती है, मतलब ज़्यादा होती है। भारी जल के उपयोग क्या है? भारी जल एक कीमती पदार्थ है। इसका मुख्य उपयोग क्या क्या है? न्यूट्रॉन के मंदक में, जैसा कि अभी बताया। न्यूक्लियर रिएक्टरों में जो न्यूट्रॉन तेज होते हैं उनको कम कर देता है, न्यूट्रॉन की गति को कम कर देता है। ड्यूट्रियम तथा ट्रीटियम के यौगिक बनाने में भी यूज़ किया जाता है। ड्यूट्रियम और ट्रीटियम के यौगिक बनाने में भारी जल का यूज़ करते हैं। सांद्र भारी जल शरीर के लिए हानिकारक है। भारी जल साधारण जल की तुलना में मंद वेग से अभिक्रिया करता है ना, बहुत धीरे होता है, जिससे शरीर में होने वाली सामान्य अभिक्रियाएं असंतुलित हो जाती हैं। अगर आप भारी जल पिएंगे तो आपकी सारी एक्टिविटीज़ खराब हो जाएंगी। भारी जल पौधों के विकास को रोक देता है। भाई इतना ज़्यादा उसमें एक्टिविटी, ऑक्सीजन डिजॉल्वनेस, ये सब हो नहीं पाएगी तो उनके पौधों की ग्रोथ भी रुक जाएगी। भारी जल में बीजों का अंकुरण भी नहीं हो पाएगा। और भारी जल का उपयोग मंदक के साथ प्रशीतक के रूप में किया जाता है। मतलब इसका यूज़ सिर्फ और सिर्फ न्यूक्लियर रिएक्टर्स में हो सकता है, बस आम जीवन में ना ही पक्षी, पेड़ पौधे, हम लोग इसका यूज़ नहीं कर सकते। सॉफ्ट वाटर और हार्ड वाटर की बात करते हैं। वह जल जो साबुन के साथ आसानी से झाग दे देता है उसे सॉफ्ट वाटर कहलाता है। सॉफ्ट वाटर बोलते हैं मृदु जल। पानी मतलब साबुन डाला उसमें बढ़िया झाग आ गई, सॉफ्ट वाटर है। और जिसमें झाग देर से आएगी वो हार्ड वाटर होगा, जिसमें इम्प्योरिटीज़ ज़्यादा मिली होती हैं, बालू वालू मिली होगी, ठीक है। जल की कठोरता उसमें कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट, क्लोराइड, सल्फेट, नाइट्रेट आदि लवणों के घुलने के कारण होती है। जल की जो कठोरता है उसमें कैल्शियम, मैग्नीशियम, बाइकार्बोनेट, क्लोराइड, सल्फेट ये सब घुला है इसलिए। साधारण साबुन सिएट्रिक अम्ल, साधारण साबुन सिएट्रिक अम्ल का सोडियम लवण होता है। क्या होता है? सिएट्रिक अम्ल का सोडियम लवण। सोडियम स्टेरेट जो होता है साबुन में विलेय है, ठीक है। हाइड्रोजन परऑक्साइड की बात करते हैं। सन 1818 में थिनार्ड ने हाइड्रोजन परऑक्साइड की खोज की थी। किसने? थिनार्ड ने। हाइड्रोजन परऑक्साइड का सूत्र क्या है? H2O2। हाइड्रोजन परऑक्साइड का सूत्र क्या है? H2O2, ठीक है। हाइड्रोजन परऑक्साइड के गुण क्या है? शुद्ध हाइड्रोजन परऑक्साइड जो है फीका नीला होता है। हाइड्रोजन परऑक्साइड कैसा होता है? फीका नीला या गाढ़ा द्रव। यह जल, अल्कोहल और ईथर में विलय होता है। अब इसका 0 डिग्री सेल्सियस पर अपेक्षित घनत्व इतना हो जाता है। हाइड्रोजन परऑक्साइड के उपयोग। हाइड्रोजन परऑक्साइड का तनु विलयन कीटनाशी होता है
और प्रतिरोधी के रूप में घाव धोने, गरारे करने, दांत और कान साफ करने में आता है। हाइड्रोजन परऑक्साइड रेशम, ऊन, पंख, बाल, तिनके, हाथी दांत आदि कोमल वस्तुओं के विरंजन में भी प्रयुक्त होता है। दूध, शराब आदि का परीक्षण करने में हाइड्रोजन परऑक्साइड प्रयुक्त होता है। हाइड्रोजन परऑक्साइड का उपयोग रॉकेट, जेट, पनडुब्बियों और टारपीडो के नोदन में होता है। ठीक है, जो हाइड्रोजन परऑक्साइड का उपयोग है कहाँ का होता है? रॉकेट, जेट, पनडुब्बी और टारपीडो के नोदन में। यह स्वयं ईंधन के रूप में या किसी अन्य ईंधन के ऑक्सीकारक के रूप में प्रयुक्त होता है, क्योंकि इसमें ऑक्सीजन प्राप्त होता है। ठीक, सिंपल सी चीज़। कार्बन और उसके भिन्न रूप देख लेते हैं। एक होता है ऑक्सोकार्बन, ये कार्बन का अपरूप नहीं है। ऑक्सोकार्बन एक अकार्बनिक यौगिक है जो केवल कार्बन और ऑक्सीजन से युक्त होता है। कार्बन और ऑक्सीजन होता है पर ये अकार्बनिक यौगिक है। फिर आता है ग्रेफाइट और हीरा, ये पूरा कार्बन के अपरूप है भाई, कार्बन का ही फॉर्म ही है पूरी तरह से। हीरा सबसे कठोर होता है जबकि ग्रेफाइट हीरे से मुलायम। ग्रेफाइट पेंसिल में जो यूज़ होता है ना वो सब ग्रेफाइट है, फॉर्म ऑफ कार्बन ही होता है वो। ग्रेफाइट का प्रयोग पेंसिल से लेड बनाने में करते हैं हम। बकमिनिस्टर फ्लोरीन एक ग्लोरी फ्लोरीन अणु है जो कार्बन का अपरूप है। इसका सूत्र C60 होता है और ये 20 षटभुजों तथा 12 पंचभुजों से निर्मित होता है। ठीक है, बस आपको क्या याद रखना, ऑक्सोकार्बन, ग्रेफाइट, हीरा, बकमिनिस्टर फ्लोरीन, ये सब क्या है? कार्बन के फॉर्म है ये। ठीक है, भंजन या क्रैकिंग क्या होता है? भंजन की क्रिया में उच्च तापमान पर कार्बन के बड़े अणु छोटे अणुओं में टूट जाते हैं। भंजन में क्या होता है? जो बड़े बड़े कार्बन के अणु हैं छोटे में डिवाइड हो जाते हैं। इस प्रक्रिया से पेट्रोलियम प्राप्त किया जाता है। भंजन या क्रैकिंग से ही पेट्रोलियम प्राप्त करते हैं। पेट्रोलियम कैसे प्राप्त करते हैं? क्रैकिंग से, बड़े कार्बन के अणु छोटे में डिवाइड करते हैं। स्मेल्टिंग या प्रगलन क्या होता है? तांबे के अयस्क से शुद्ध तांबा प्राप्त करने की रासायनिक विधि में प्रयुक्त एक प्रक्रिया है। जो भी तांबे के अयस्क हैं, ओर है तांबे की ओर से या अयस्क से जो शुद्ध तांबा प्राप्त करने की प्रक्रिया होती है उसको हम क्या कहते हैं? स्मेल्टिंग या प्रगलन। जिस धातुकरण प्रक्रिया के अंतर्गत धातु मिश्रित अवस्था में पाई जाती है उसको प्रगलन कहते हैं। ठीक, हाइड्रोजनीकरण प्रक्रिया, खाद्य तेलों पर निकिल उत्प्रेरक की उपस्थिति में हाइड्रोजन प्रवाहित करने पर वह वनस्पति घी में परिवर्तित हो जाती है। ठीक है, खाद्य पदार्थ है उसमें निकिल उत्प्रेरक डाल दो, हाइड्रोजनेशन कर दो तो घी बन जाएगा। वनस्पति घी जो होता है, डालडा कहते हैं जिसको। वल्कनीकरण क्या होता है? एक रासायनिक प्रक्रिया है जिसके गंधक या इसी प्रकार का कोई दूसरा पदार्थ मिला देने से रबर या संबंधित बहुलकों को अपेक्षाकृत अधिक टिकाऊ पदार्थ में बदल दिया जाता है। वल्कनीकरण का मतलब होता है जो कमजोर तत्व होते हैं उनको ज़्यादा रासायनिक प्रक्रिया करके टिकाऊ बना देते हैं। 3 तरह के रंग स्रोतों का प्रयोग किया जाता है। इसमें एक होती है सोडियम लैंप, इससे पीली रोशनी निकलती है, देखा होगा ना, सोडियम लैंप पीली निकलती है। मरकरी लैंप जो गलियों में लगी होती है, नीला रोशनी निकलती है। फ्लोरेसेंट लैंप या प्रदीप्ति लैंप, इससे एक ऐसी मिश्रित रोशनी निकलती है जो लगभग सूर्य के प्रकाश के समान होती है। कैसी होती? सूर्य के प्रकाश के। चलिए कार्बन देख लेते हैं। कार्बन क्या भैया अभी देखा, ये संयुक्त तथा मुक्त दोनों अवस्थाओं में पाया जाता है। मुक्त अवस्था में ये कोयले, डायमंड यानी हीरे, ग्रेफाइट तथा फ्लोरीन के रूप में। संयुक्त अवस्था में ये धातु कार्बोनेट, हाइड्रोकार्बोनेट तथा वायु में कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में पाया जाता है। ठीक है, और जीवित प्राणियों का आवश्यक घटक है। कार्बन अपरूपता प्रदर्शित करता है। ठीक है, बस ये सब जान रखो। मुक्त में भी पाया जाएगा और आपका संयुक्त में भी पाया जाता है। जब एक ही तत्व प्रकृति में एक से अधिक विभिन्न रूपों में पाया जाता है जिनके भौतिक गुण भिन्न भिन्न परंतु रासायनिक गुण समान होते हैं तो उस तत्व के इस गुण को अपरूपता कहते हैं। ठीक है, कार्बन 2 विभिन्न अपरूपों में पाया जाता है। कार्बन जो होता है 2 विभिन्न अपरूपों में पाया जाता है। क्रिस्टली रूप क्या होता है? जैसे डायमंड है, हीरा, ग्रेफाइट है, फ्लोरीन है, ये सब क्रिस्टली रूप है। अक्रिस्टली रूप जैसे कोयला है, लकड़ी है, चारकोल है, जंतु चारकोल है, काजल है, कोक है, ये सब अक्रिस्टली रूप है। ठीक है, हीरा भी बताया, शुद्ध हीरा रंगहीन, पारदर्शक, कठोरतम होता है। इसी कारण ये शीशे को काट देते हैं। हीरे का तो यूज़ करते हैं, जो शीशे वगैरह को काटने में हीरा का यूज़ करते हैं। ठीक है, विश्व में पाया जाने वाला कठोरतम पदार्थ हीरा ही होता है। अब इसका गलनांक देख रहे हो कितना है? 3600 डिग्री सेल्सियस। घना तो भी ठीक ठाक है, 3.52 है। यह विद्युत तथा उष्मा का कुछ अलग होता है। हीरा कहता होता कुछ अलग होता है, मतलब इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करेगा, करंट नहीं देगा आपको, इससे करंट नहीं पास होगा। ये सभी विलायकों में आघूलनशील होता है। यह कांच के काटने में तथा चट्टानों में छेद करने में भी काम आता है। ठीक है, यह बहुमूल्य जवाहरात बनाने की पता ही है आपको। इसे कैरेट में मापा जाता है। 1 कैरेट 200 मिलीग्राम का होता है। 1 कैरेट हीरा 200 मिलीग्राम। कठोर पदार्थों को पॉलिश करने में भी काम आता है। इसका उपयोग औजारों व टंगस्टन के तार खींचने की डाई बनाने में भी होता है और इसका उपयोग धार तेज करने के लिए भी अपघर्षक के रूप में करते हैं। कार्बोंडम को कृत्रिम हीरा भी कहते हैं और यह कठोरता में हीरे जैसा होता है कार्बोंडम। ठीक है, अवंती में आपका ग्रेफाइट कार्बन का जो एक फॉर्म है। ग्रेफाइट कार्बन का ही एक अपरूप है जो प्रकृति में हीरे से अधिक मात्रा में पाया जाता है। हीरे से ज़्यादा फॉर्म में ग्रेफाइट पाया जाएगा। कृत्रिम ग्रेफाइट को HCN प्रक्रम
द्वारा बनाया जाता है, किससे? HCN प्रक्रम द्वारा। और इस प्रक्रम के दौरान ग्रेफाइट एंथ्रेसाइट कोयले को आयरन ऑक्साइड या सिलिका की थोड़ी मात्रा में विद्युत भट्टी में गर्म करके बनाया जाता है। कैसे बनाते हैं ग्रेफाइट को? एंथ्रेसाइट और कोयले को आयरन ऑक्साइड या सिलिका की भट्टी में बंद कर देते हैं। ग्रेफाइट गहरे धूसर रंग का नर्म पदार्थ है, यह स्पर्श करने पर चिकना लगता है तथा इसमें धात्विक चमक भी होती है। ये डायमंड से अधिक मुलायम होता है, देखो ना, छुओ टूट जाएगा पट्टे से। इसका जो घनत्व है 2.5 के लगभग बराबर होता है। हीरे से हल्का होता है ये विद्युत का सुचालक होता है, विद्युत का सुचालक है, ये चीज़ याद रखना। विद्युत का सुचालक पूछ सकता है आपको स्टेटमेंट में, हीरा विद्युत का सुचालक है या नहीं, ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक है या नहीं। तो हीरा नहीं है पर ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक है। ये सब बेसिक्स जब आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे ना, क्वेश्चन कैसा भी है सब हो जाएगा। इसलिए एक बार टॉपिक को अच्छे से पढ़ लीजिए, ठीक है। क्योंकि प्रत्येक परत में मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसका गलनांक हीरे के समान ही होता है ऑलमोस्ट। प्रयोगशाला में विकसित जो हीरा है LGD के संदर्भ में हीरे के बीज के रूप में ग्रेफाइट का प्रयोग किया जाता है। हीरे के बीज के रूप में किसका प्रयोग करते हैं? ग्रेफाइट का, ठीक है। चलिए, तो ये है आज का लेक्चर। अब कल करेंगे एक मिश्र धातु भी देख लो यार, एलॉय फिर कल करते हैं। एलॉयज़ क्या होते हैं? जैसे ब्रास आपने देखा ना, कॉपर और ब्रॉन्ज से कॉपर और उससे मिल के बन रहा है आपका कॉपर और जिंक, ब्रास कॉपर जिंक जैसे है ना। तो दो या दो से अधिक धातुओं का दो या दो से अधिक धातुओं या एक या अधिक धातु एक अधातु के समांगी मिश्रण को मिश्र धातु कहते हैं। मतलब दो मेटल को मिला के या दो नॉन मेटल को मिला के या मेटल नॉन मेटल को मिला के जो बनाया जाता है उसको कहते हैं मिश्र धातु, ठीक है। मिश्र धातु का एक अवयव पारा है, जैसे Hg है, तो वैसा मिश्र धातु अमलगम कहलाता है। यदि मिश्र धातु का एक अवयव पारा हो, जैसे मान लो मैंने जिंक लिया और उसमें मरकरी डाल दी, तो वो एमेलगम बन जाता है। जैसे मैंने कॉपर ले लिया और मैंने मरकरी ले ली, तो भी वो एमेलगम बन जाएगा, ठीक है। मतलब कहने का किसी भी मेटल या नॉन मेटल के साथ मैंने अगर मरकरी ले लिया तो वो एमेलगम कहलाता है, ठीक है। एमेलगम बहुत बार पूछी से, याद रखना। प्रत्येक मिश्र धातु में कुछ निश्चित उपयोगी गुण भी होते हैं और ये गुण मिश्र धातु बनाने वाले अवयवी तत्वों के मूल गुणों से ही भिन्न होते हैं। भाई अब आप ब्रॉन्ज बना दिया, कॉपर और जिंक की प्रॉपर्टी ली, उसने एक नया पदार्थ बना लिया। अवयवी तत्वों के अनुपात को कम या अधिक करके इन गुणों में परिवर्तन किया जा सकता है। मिश्र धातुएं अपना अवयवी धातुओं से प्रायः अधिक कठोर होती हैं। जो मिश्र धातु होती हैं, जैसे कॉपर और जिंक, इससे ज़्यादा कठोर होगा ब्रास। और मिश्र धातुएं अपनी अवयवी धातु के अपेक्षा अधिक संक्षारण रोधी होती हैं, ठीक है, अधिक संक्षारण रोधी होती हैं। इनके गलनांक शुद्ध अवयवी धातु की तुलना में कम हो जाते हैं। गलनांक क्या हो जाते हैं? कम हो जाते हैं। इस्पात एक ऐसी मिश्र धातु है जिसमें एक बहुत बड़ा अनुपात लोहे का होता है। इस्पात क्या है? एक ऐसी मिश्र धातु है, बहुत बड़ा अनुपात लोहे का है इस्पात में, तथा अल्प परिमाण में कार्बन व अन्य तत्व होते हैं, ठीक है। तो ये था आज का लेक्चर। कल अब करेंगे हम लोग बहुत जल्दी, केमिस्ट्री का भी लेक्चर खत्म हो जाएगा, बायो शुरू कर देंगे हम लोग। तो ये आज का लेक्चर है, कैसा लगा यार? लाइक तो प्लीज़ कर दिया करो। ये एक बार कर लो ना, अभी खत्म करा देता हूँ, जब बायो भी हो जाएगी जल्दी ही। हम लोग 500 MCQ, मतलब इस मंथ के एंड तक मैं आपको साइंस भी कंप्लीट करा दूंगा। हिस्ट्री हो गई है, एंशिएंट हिस्ट्री खत्म, MCQ भी डाल दिए, मिडीवल मॉडर्न भी खत्म हो जाएगी। नहीं देखिए, एंशिएंट खत्म हो गई है, यूपी जीके इस मंथ खत्म हो जाएगी, उसके 500 इंपॉर्टेंट MCQ दे दूंगा, एंशिएंट के दे दिए हैं। साइंस खत्म होगा, इसके MCQ कर लेंगे, फिर मॉडर्न हिस्ट्री करेंगे, उसके MCQ कर लेंगे, ठीक है। और क्या बचेगा फिर? इन्वायरमेंट शुरू करूँगा मैं, इन्वायरमेंट शुरू करूँगा, पॉलिटी, ज्योग्राफी ये शुरू करूँगा, ठीक है। आराम से करा दूंगा आपका, ठीक है। और 500 MCQ, फिर GS फुल लेंथ टेस्ट भी कर लेंगे। मतलब अभी पेपर जब तक आएगा ना, RO PVCS का सब कुछ कवर होगा, GS फुल लेंथ टेस्ट आपको लगवा दूंगा। बाकी हमारे ग्रुप ज्वाइन कर लेंगे अगर आप, इन नंबरों पे कांटेक्ट करके सब कुछ उसमें आपको मिल जाएगा, कोर्स, टेस्ट, 500 MCQ, पूरा सिलेबस, नोट्स, सब कुछ।